ठीक है, तो देखो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो एल्काइल हैलाइड्स में ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली ऐसे आते हैं कि आप ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि किस तरीके से वेरिएशन आएगा किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो ये कोई बहुत ही मतलब ऐसा टफ चीज़ नहीं है, इसमें दो तीन चार चीज़ें तुम्हें अगर पता है तो तुम ईजिली जो है प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है ना। बस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर काम तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ तुम्हारे लिए यूज़फुल है ना, और तुम्हें हेल्प मिल रही है इससे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो। ठीक है ना। सब्सक्राइब तो करो ही करो, और अगर आप इसको शेयर कर सकते हो तो और भी अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। तो चैनल क्या होगा, फिर ग्रो हो पाएगा और अच्छी तरीके से। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो देखो, पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या है, कुछ बहुत टफ नहीं है, बस दो तीन पॉइंट ध्यान रखना। देखो पहली बात ये ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। बताओ कि अगर दो पार्टिकल्स हैं किसी भी एक कंपाउंड के, और वो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, या वो किसी तरीके का एसोसिएशन शो कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर वो किसी तरीके का एसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो उस केस में उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ में किसी तरीके का एसोसिएशन शो कर रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखना, एक फोर्सेज होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैंडर वॉल्स फोर्सेस। वैंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है। ये वैंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होती हैं, ये तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा। सेकेंडरी फोर्सेस के नाम से एक टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक में, बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो वहाँ हम वैंडर वॉल्स फोर्सेस को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि वैंडर वॉल्स फोर्सेज है ना, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी साथ में, बॉइलिंग पॉइंट के साथ में। कि भाई जितना ज़्यादा तुम्हारी वैंडर वॉल्स फोर्सेज होंगी ना, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन को ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है तुम्हें। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि वैन डर वाल्स फोर्सेज है ना, कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। वैन डर वाल्स फोर्सेज कुछ एक चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि वो प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी मॉलिकुलर मास के। ठीक है ना। मॉलिकुलर मास के प्रोपोर्शनल होती है वो। ठीक है ना। कि तुम्हारे कंपाउंड का मॉलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा ना, वो उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेज ज़्यादा होंगी, या तुम ऐसा कह सकते हो कि उन दोनों के अंदर ना एसोसिएशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगी वो एक दूसरे के साथ में। तुम ये भी कह सकते हो कि इसका ना पोलैरिटी से भी लेना देना होता है। ठीक है ना। पोलैरिटी से भी लेना देना होता है कि जितना ज़्यादा पोलर होगा ना कंपाउंड, उसके अंदर एसोसिएशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी हो जाएगी कंपाउंड, जितना ज़्यादा पोलर हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, उसकी एसोसिएशन करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। या तुम एक चीज़ और लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो कि भाई सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट होगी ये। ठीक है ना। किस पे डिपेंडेंट होगी, सरफेस एरिया के ऊपर, कि भाई अगर तुम्हारे कंपाउंड के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। ये कुछ एक चीज़ें अगर तुम्हें पता है ना, तो तुम अब आगे वाला सारा डिस्कस कर लोगे खुद ही। ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिकुलर मास से भी डिपेंडेंट है, पोलैरिटी पे भी डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि उसको ये चेक करना है कि बॉइलिंग पॉइंट है ना जो, वो पोलैरिटी के साथ में कैसे चेंज होता है। ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी के हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो जब तुम इन दोनों का रिलेशन पढ़ना चाहोगे ना, तब तुम्हें मॉलिकुलर मास, जिन जिन कंपाउंड को तुम कंपेयर कर रहे हो, मान लो दो कंपाउंड है एक्स और वाई, तुम इनके बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन निकालना चाहते हो पोलैरिटी के साथ में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाकी के फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेरेबल करना पड़ेगा। मतलब जैसे मॉलिकुलर मास जो है एक्स का और मॉलिकुलर मास जो है वाई का, वो दोनों क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर वो दोनों वेरिएबल हो जाएंगे तो तुम जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिकुलर मास पे भी डिपेंडेंट है। तो तुम अभी मॉलिकुलर मास के बारे में थोड़ी नहीं जानना चाहते हो, तुम तो केवल पोलैरिटी के बारे में जानना चाहते हो। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ता है, बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है, कंपेरेबल रखना पड़ता है। ठीक है ना। कि बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन वहाँ पर केवल और केवल पोलैरिटी की वजह से हो, मॉलिकुलर मास की वजह से ना हो, और ना ही सरफेस एरिया की वजह से हो। ठीक है। तो इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो इसने क्या बोल दिया, इस हिसाब से बोला है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड जनरली पोलर। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे मान लो अगर मैं सिंपल तुमसे एक एल्काइल हैलाइड दे दूँ ये, ठीक है, और मैं पूछूँ कि आप बताओ ये पोलर है, तो हाँ पोलर है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव एंड हो गया, ये तुमने बोला कि भैया इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया। ठीक है।
तो ये पोलर होता है। ये कैसा होता है? ये पोलर होता है नेचर के अंदर। और तुम्हारे पास में जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं नेचर के अंदर? नॉन पोलर होते हैं। क्यों होते हैं नॉन पोलर? क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब एक बात बताओ, अगर ये कंपाउंड पोलर है ना, तो क्या ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे? ऑफकोर्स कर पाएंगे। भाई तुम ये समझो ना कि ये मेरे पास एक्स है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसका डेल्टा पॉजिटिव इस साथ में इंटरेक्ट कर सकता है और इसका डेल्टा नेगेटिव इस साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। तो एसोसिएशन बढ़ रहे हैं। अगर एसोसिएशन बढ़ गया, अगर ये एसोसिएशन है, ये किसी तरीके का एसोसिएशन है, ये बढ़ गया, तो डेफिनेटली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट वहीं अगर मैं किसी सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूं, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन में क्या कोई चार्ज सेपरेशन है? नहीं, क्योंकि वो तो नॉन पोलर था। तो क्या उसमें कोई और एक्स्ट्रा एसोसिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हेंस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पे उसने बताई है कि भैया ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिकुलर मास एज कम्पेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स में वैन डर वाल्स फोर्सेज या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं? रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को लें तो एल्काइल हैलाइड कैसा होता है? पोलर होता है ना, हेंस इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। हेंस हम लोग बोलेंगे कि डेफिनेटली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो हमने यहीं पे इसी से एक पॉइंट हमने यहाँ से समझ लिया, और वो पॉइंट ये कहता है कि भैया दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, एल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं? ये नेचर में पोलर होते हैं, और ये कैसे होते हैं बेचारे? नेचर में नॉन पोलर होते हैं। अगर ये पोलर है एल्काइल हैलाइड, तो इसमें एसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसके अंदर एसोसिएशन बढ़ जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई कि भाई हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होता है। अगला जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें वो कंपेयर कराना चाहता है। देखो अगले अगले पैराग्राफ में वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर मैं आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ को कंपेयर करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा आना चाहिए? भाई तुम जानते हो कि आर आई का बॉइलिंग पॉइंट क्या सबसे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो तुम अगर आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई में जाओ, ठीक है, तो तुम्हें क्या पता चल रहा है कि देखो तुमने एल्काइल ग्रुप को तो फिक्स कर दिया है। उसने क्या करा? क्योंकि एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी चेंज हो सकती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी तो डिपेंडेंट होगी ना बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको क्या देखना है? उसको एल्काइल ग्रुप के इफेक्ट को चेक ही नहीं करना। उसको केवल और केवल ये चेक करना है कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मतलब हेलोजन को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होता है। तो उसने इसको तो कर दिया क्या? फिक्स। और इसको क्या किया? चेंज। तो हमें क्या पता चला कि नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। और मुझे पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेज जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? मॉलिक्यूलर मास के। कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। हेंस हम लोग बोलेंगे कि उसका जो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। हेंस हमें ये वाला ऑर्डर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा है द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट्स बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ये जो पैटर्न है इसको इसने ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखो अच्छा, एक लाइन ये वाली भी देख लेना, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रही है कि दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है ना, तो वैन डर वाल्स फोर्सेज साइज पे भी डिपेंडेंट है और मास पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है ना, हेलोजन एटम के। ठीक, अब उसने क्या किया है? अब उसने एक ग्राफ ले लिया और उस ग्राफ के अंदर उसने कुछ एक चीज़ें एक्सप्लेन करी। उसने क्या किया? ये जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, ये जो क्लोराइड वाला ग्राफ है उसको देखो। एक बार उसने क्या किया? मिथाइल क्लोराइड ले लिया, इधर क्या नाम से इथाइल क्लोराइड ले लिया, इधर प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया। तो अगर तुम चेक करो तो तुम रेड वाले के साथ कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि जब तुम रेड वाले के साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा हेलोजन एटम फिक्स हो जाएगा। भाई तुम खुद देखो ना, यहाँ पर तुम्हारे पास मिथाइल क्लोराइड था और यहाँ पे जब तुम कंपेयर कर रहे हो तो वो किस में चला गया? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो जब तुम मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड पे जा रहे हो तो बताओ क्या हो रहा है? तुम्हारे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, हेंस देख लो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, सिमिलरली जब तुम प्रोपाइल की तरफ जाओगे, C3H7Cl की तरफ जाओगे तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कॉन्जिक्यूटिवली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब तुम सेम कलर वालों को कंपेयर करोगे ना, जैसे रेड वाले के साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा हेलोजन एटम तो हो जाएगा फिक्स, हेलोजन हो जाएगा फिक्स। और चेंज कौन हो रहा होगा? केवल और केवल तुम्हारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, केवल ये चेंज होता रहेगा।
अब तुम सिमिलरली ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ कंपेयर करा सकते हो, ठीक है ना, वही चीज़ है, बस ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ कंपेयर करोगे तो वो क्या होगा, ब्लू वाला ब्रोमाइड हो जाएगा। मतलब पहले तुमने ऐसे लिया है, तुमने क्या कहते हैं, पहले जो मिथाइल ले रखा था ना, बस यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू वाले को तुम कंपेयर करोगे जब ब्लू वाले के साथ में, तो क्या होने वाला है, तो तुम्हारा हेलोजन फिक्स हो जाएगा और तुम्हारा एल्काइल ग्रुप क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये बात सिंपल समझ में आ गई। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेम कलर वालों को ना कंपेयर करके ऐसे कंपेयर करूँ, किस तरीके से, देखो कि मान लो मैंने इस रेड वाले को कंपेयर किया इसके साथ में और इसको कंपेयर किया इसके साथ में, तो तुम क्या देख रहे हो कि तुम कैसे चेंज कर रहे हो, देखना अभी। तुम अब क्या कर रहे हो, एल्काइल ग्रुप को फिक्स कर दे रहे हो। तुम बोल रहे हो कि पहले तुमने CH3Cl लिया, फिर तुमने CH3Br ले लिया और फिर तुमने CH3I ले लिया, ठीक है। तुम क्या देख तुम अभी अभी जानते हो कि भाई अगर एल्काइल ग्रुप फिक्स है और तुम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में कंपैरिजन करवाते हो, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में क्या होगा, नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो वही तो देखने को मिल रहा है। देखो CH3X है, मतलब तुमने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड ये वाला है, ये वाला मिथाइल ब्रोमाइड ये वाला है और मिथाइल आयोडाइड ये वाला है। तो जैसे जैसे हम लोग हेलोजन एटम चेंज कर रहे हैं, हैवियर हेलोजन एटम की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहीं तक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहीं तक है, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट तक, ये यहाँ तक है, दूसरे वाले का यहाँ तक है। तो ये कंपैरिजन है। तो वो क्या करता है, जब भी एक फैक्टर को के ऊपर डिपेंडेंस देखेगा ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंडेंस जब एल्काइल ग्रुप पे देखेगा तो हेलोजन को फिक्स करेगा, और जब हेलोजन के ऊपर देखेगा तो एल्काइल ग्रुप को फिक्स करेगा। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि तुम आर को और हेलोजन को दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ पर वो क्या बोलना चाहता है कि भाई तुम्हारे पास में यहाँ पे ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है ना, ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें ये ब्रांचिंग के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है ना। तो तुम जानते हो यार कि अगर तुम इस कंपाउंड को देखो तो इस कंपाउंड में ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस वाले का सरफेस एरिया थोड़ा हो जाएगा कम, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड वाले कंपाउंड का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई ज़्यादा। फिर जब तुम इस वाले पे आओगे तो ब्रांचिंग और बढ़ गई, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ती है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उतना कम होता जाता है। देखो 375 से 364, 364 से 346, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली कम हो रहा है, ठीक है। तो ब्रांचिंग के बढ़ने से ऐसा क्या हो रहा है, देखो जब ब्रांचिंग बढ़ती है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब दोनों के अंदर इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, सरफेस एरिया हो जाएगा कम। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम खुद समझो, एक चीज़ है जो इतने एरिया से इंटरेक्ट कर पा रही है, ठीक है ना, ये इतने एरिया से इंटरेक्ट कर रही है। एक है जिसका इंटरेक्शन केवल इतने से एरिया से हो रहा है। बताओ ज़्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, इस वाले का होगा ना, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो एसोसिएशन ज़्यादा है, एसोसिएशन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हेंस हम लोग बोलते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रांचिंग जो है वो जब बढ़ती है सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 375 से 346 जा चुका है, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई अपने को। उसके बाद में आता है भैया हमारे पास में ये वाला पॉइंट। देखो अगर मान लो मैं तुमसे मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अभी तक हमने जितनी बातें करी ना वो सब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने जो जो चीज़ें सीखी ना वो कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं है, तुम्हें बस 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए और एक ये पता होना चाहिए कि भाई जितने ज़्यादा एसोसिएशन होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और एसोसिएशन किस किस पर डिपेंडेंट होता है, तुम उसको वैन डर वाल्स फोर्सेस के टर्म में देख सकते हो, तुम उसको क्या नाम से पोलैरिटी के टर्म्स में देख सकते हो, तुम मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में देख सकते हो और तुम सरफेस एरिया के टर्म्स में देख सकते हो, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ और समझ में आ गई कि भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंडेंस 2 फैक्टर के ऊपर है, ठीक है ना, कभी भी 2 फैक्टर के ऊपर है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर को फिक्स करते हैं और फिर दूसरे फैक्टर का डिपेंडेंस चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने इस ग्राफ के अंदर देखा, इस ग्राफ के अंदर समझा जैसा हमने, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं आगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो मेल्टिंग पॉइंट में वो ये कहता है
कि आ जाओ इधर, ये उसने क्या किया, उसने ये डाई हेलो डेरिवेटिव्स ले लिए 3, ठीक है ना, और उसने बोला कि भाई इनके मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो, ठीक है ना। तो देखो अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो तुम देख रहे हो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो पैरा आइसोमर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा है 323 है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका क्रिस्टल लेटिस के अंदर ना फिटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो क्रिस्टल लेटिस में ईजिली फिट हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, अगर कहीं पे क्रिस्टल लेटिस के अंदर फिटिंग अच्छी है, तुम खुद जानते हो कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर जब फिटिंग अच्छी होती है तो उस केस के अंदर तुम्हारा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तुम्हारा जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स द क्रिस्टल लेटिस बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा डेरिवेटिव्स। हेंस हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो ये है, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है सॉरी, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब भाई तुम खुद समझो ना, किसी क्रिस्टल के अंदर तुम पैकिंग अच्छे से कर दो, है ना, एकदम अच्छे से पैकिंग होगी तो उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए बताओ एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना, तो हेंस तुम्हें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए। तो वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में। अगला क्वेश्चन उठता है भैया देखो डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी बहुत आसान है, देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर मास बढ़ रहा होगा तो सीधी सी बात है डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रोमो आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर हैवियर देन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, ठीक है ना, ये थोड़े हैवी होते हैं। तो अब एक काम करो, तुम तो इस पे आ जाओ डायरेक्टली, इस टेबल पे देखो, टेबल 10.3 के ऊपर देखो, नोटिस करो उसने क्या किया, NC3H7 NC3H7 NC3H7, मतलब एल्काइल ग्रुप को तो क्या कर दिया, फिक्स, ठीक है। चेंज किसको कर रहा है, हेलोजन को। तो हेलोजन को क्या करता है, चेंज करता है। तो अगर बताओ ये हेलोजन को चेंज कर रहा है, हेलोजन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो ये देखना चाहता है कि डेंसिटी का हेलोजन को चेंज करने पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो तुम जानते हो कि यार तुम नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, तुम मास बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, वही देखने को मिला है ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा ही है कि डेंसिटी, मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तुम देख रहे हो क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हो, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, देखो उसने कंपाउंड लिए ये 3, इसमें वो क्या बोल रहा है कि मैं ना 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और 4 क्लोरीन है। बताओ क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। 1.33 से 1.4 पे गई, 1.4 से 1.5 पे गई, तो जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट था। उसके बाद आ जाओ देखो सेल्यूबिलिटी के ऊपर। सेल्यूबिलिटी को तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो सेल्यूबिलिटी में ना एक चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें, सेल्यूबिलिटी में एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या होती है कि भैया लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब क्या है कि पोलर जो चीज़ है ना, जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में अच्छे से डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूँ, मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूँ तो तुम जानते हो ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब बताओ मैंने पानी ले लिया, सपोज मैंने वाटर ले लिया और मैंने इसमें इस हाइड्रोकार्बन को ऐड कर दिया, तो बताओ ये इसमें डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर तो कैसा होता है, पोलर होता है। भाई वाटर कैसा होता है, वाटर पोलर होता है ना, ये तो पोलर है। और ये तुम्हारा जो जो तुम ऐड कर रहे हो वो क्या नॉन पोलर है, तो ये दोनों अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, सोल्यूबल नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली कैसे होते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली नॉन पोलर होते हैं और उनकी पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मान लो मैंने सिंपल हाइड्रोकार्बन की जगह इस बार एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले लिया और मैंने पानी लेकर के उस पानी के अंदर इसको क्या किया, ऐड कर दिया। तो तुम देखोगे कि यार यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड क्रिएट हो रहा है, और ये है पानी, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड अब क्या हो चुका है, पोलर हो चुका है। अगर तुम इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करो, मतलब तुम अगर इस एल्काइल हैलाइड को कंपेयर करो इसके साथ में, है ना, हाइड्रोकार्बन के साथ में, तो तुम्हें पता है कि एल्काइल हैलाइड रिलेटिवली ज़्यादा पोलर होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो अगर ये ज़्यादा पोलर है और पानी भी पोलर है, तो बताओ ये इसके अंदर डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, होगा। देखो थोड़ा कम एक्सटेंट में होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एल्काइल ग्रुप भी है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन कम एक्सटेंट में होगा। पर मैं कर रहा हूँ कंपेयर, मैं कंपेयर किसको कर रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड को और हाइड्रोकार्बन को। तो हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड में क्योंकि एल्काइल हैलाइड ज़्यादा पोलर होता है, तो हेंस वो वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो जैसा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना, ये सोल्यूबल तो होते हैं
पर स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम ऐसा कहो कि तुम किसी एल्काइल हैलाइड को बना रहे हो तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट भी तो है, ये इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट था जो, वो कैसा था? वो तो नॉन पोलर था, है कि नहीं। अब ये नॉन पोलर है तो ये तो क्या चाहेगा, ये पानी में डिजोल्व ना हो, और ये उसका पोलर एंड है, ये क्या उसका पोलर एंड है, और ये पोलर एंड क्या चाहेगा, ये पानी में डिजोल्व हो जाए, ठीक है। ये डिजोल्व होना चाहेगा और ये बोलेगा कि भाई ये वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो बोलेगा भाई डिजोल्व मत हो। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट की लेंथ बढ़ा दूं, मैं ऐसा कह दूं कि भाई मेरे पास पहले 1 2 3 4 कार्बन एटम है, अब मैं इसमें बढ़ा दूं भैया 5 6 कार्बन एटम कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मान लो ऐसा है तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम बन गए। पहले 4 ही थे, अब 6 बन गए। तो बताओ 6 कार्बन एटम जब हो जाएंगे तो तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या चाहेगा, ये इस कंपाउंड को ज़्यादा से ज़्यादा नॉन पोलर बनाने की कोशिश करेगा। या तुम ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे इसके डिजॉल्व होने की टेंडेंसी, पानी में डिजॉल्व होने की टेंडेंसी और रिड्यूस हो जाएगी। या तुम ऐसा कह सकते हो कि इसकी सल्यूबिलिटी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। तुम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हो कि जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप की चेन को बड़ा करते हैं, वैसे वैसे सल्यूबिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। कम होने लग रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन लाइक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोकार्बन लाइक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। भाई तुम कुछ समझो ना, केवल इतना सा पार्ट है जो क्या नाम से पोलर है, बाकी इतना बड़ा पोर्शन तो नॉन पोलर हो गया ना। अब इस वाले में देखो, इसमें क्या है, 4 ही कार्बन एटम है जो तुम्हारे क्या नाम से नॉन पोलर बना रहे हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप बढ़ाने से, एल्काइल ग्रुप की लेंथ तुम जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि हेलो एल्केन्स ऑल्दो सल्यूबल हैं पर बहुत ही कम एक्सटेंट में सल्यूबल हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो द सल्यूबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज लो, हाउएवर हेलो एल्केन्स टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस। अच्छा, ये इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक लाइन समझो पहले तो, ये यहाँ पे ये वाली लाइन समझ लो कि हेलो एल्केन्स टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की कोशिश करते हैं। क्यों? भाई तुम खुद बताओ ना, इसके अंदर एल्काइल ग्रुप भी तो है। अब ये एल्काइल ग्रुप कैसा है बताओ, ये कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। अगर ये नॉन पोलर है तो ये क्या चाहेगा कि ये कंपाउंड नॉन पोलर मीडियम में डिजॉल्व हो। और जैसे मान लो अगर मैं कोई नॉन पोलर ऑर्गेनिक मीडियम ले लूँ, मान लो मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है ना, बेंजीन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। इसको कई रिएक्शंस में सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है ना, ये नॉन पोलर है और ये भी सॉल्वेंट है। तो इसकी जो सल्यूबिलिटी है वो इन दोनों के अंदर कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है और नॉन पोलर मीडियम के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खुद नॉन पोलर कैसे है, नॉन पोलर केवल इतने से रीजन की वजह से है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाली चेन, इसकी वजह से नॉन पोलर है, इसकी वजह से पोलर है। तो तुम जानते हो कि इस ग्रुप की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, पानी में। और नॉन पोलर ग्रुप की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, बेंजीन में, या फिर क्या नाम से CCl4 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करो तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा आएगी, एल्काइल हैलाइड की। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स रिलेटिवली ज़्यादा पोलर होते हैं। अब मान लो उसने तुम्हें क्या दे दिया, एक एल्काइल हैलाइड दे दिया और दूसरा भी एल्काइल हैलाइड दे दिया, पर अब की बार क्या किया, कार्बन की लेंथ है ना वो डिफरेंट कर दी। तो जिसमें कार्बन की लेंथ ज़्यादा है उसमें ज़्यादा हाइड्रोकार्बन लाइक कैरेक्टर है, तो ज़्यादा हाइड्रोकार्बन लाइक कैरेक्टर होगा तो वो कैसे में ज़्यादा सल्यूबल होगा, नॉन पोलर मीडियम के अंदर, मतलब तुम्हारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे बेंजीन होता है, CCl4 होता है, इनके अंदर। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, तो तुम सुनोगे ना तो तुम्हें चीज़ें पता चल जाएंगी और बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा भयंकर नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट समझो यार, इसने इसी चीज़ को दूसरे कंसेप्ट में समझा रखा है। इसने क्या बोल रखा है कि भाई जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई एक कंपाउंड है A, ठीक है ना। ए का इंटरेक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। ए क्या है, ध्यान रखना, ए एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। ए एक मॉलिक्यूल है और ये ए का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लो बी एक मॉलिक्यूल है और उसका इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के बी के साथ में हो रखा है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर मुझे ए और बी को मिक्स करना है, तो
अब ए का इंटरेक्शन जब बी के साथ होगा ना, तो ये इंटरेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि मतलब, या फिर ऐसा कह सकते हो, ए और बी का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ में, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर किससे, ए के इंटरेक्शन से और बी के इंटरेक्शन से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, वापस सुनने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो ए और ए इंटरेक्ट कर रहे हैं और बी भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब तुम ए और बी को मिक्स करना चाहोगे ना, तो नए इंटरेक्शंस बनेंगे, और वो इंटरेक्शन किसके होंगे, ए के बी के साथ में। पहले ए का ए के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, बी का बी के साथ इंटरेक्शन हो रहा था। जब तुमने दोनों को डिजोल्व कर दिया ना, तो ए का इंटरेक्शन अब बी के साथ होने लग जाएगा। जब ए का इंटरेक्शन बी के साथ होने लग जाएगा, तो ये जो नया इंटरेक्शन बना है, ये जो न्यू इंटरेक्शन बना है, ये क्या होना चाहिए, ये न्यू इंटरेक्शन होना चाहिए स्ट्रॉन्गर देन द इंटरेक्शन ऑफ ए और द इंटरेक्शन ऑफ बी जो पहले था, ठीक है। तो अगर ये फिजिबल होगा, ये अच्छा इंटरेक्शन होगा, तब तो ये मिक्स हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो मान लो, सपोज दैट कि मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले लूँ और मैं उसको पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो तुम जानते हो यार कि पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वाटर इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तुम्हें इसको तोड़ना पड़ेगा। और अब एल्केन का इंटरेक्शन तुम्हें कराना पड़ेगा किसके साथ में, पानी के साथ में। अब तुम जानते हो कि एल्केन का जो इंटरेक्शन पानी के साथ में है ना, वो इतना फीजिबल नहीं है या इतना अच्छा नहीं है। भाई यहाँ तो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रहा है, यहाँ तो एच बॉन्ड हो रही है। क्या यहाँ पे एच बॉन्ड हो सकती है, नहीं। तो अगर यहाँ पे एच बॉन्ड नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है यार, ये इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पे समझा रखा है। उसने क्या बोला है, देखो, इन ऑर्डर फॉर हेलो एल्केन टू डिजॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, है ना। और अब जो नया इंट्रैक्शन बनेगा, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन से सेटअप। तो जब नए अट्रैक्शन बनेंगे, जब एल्केन और वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, तो जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो कैसी होगी, लेस होगी। सिस्टम स्टेबल ही नहीं बनेगा। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं बन पाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये डिसोल्यूशन जो है वो फेवरेबल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझाने की कोशिश करिए, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो तुम्हें इस फिजिकल प्रॉपर्टी वाले पार्ट में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। 2 4 5 चीज़ें ध्यान रखो, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाती है तो कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है इसके अंदर, सब आसान है। कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना बस, ठीक है। अब हम लोग ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना अपन ने समझा है ना उससे ही कर लोगे तुम इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, पहला दे रखा है उसने कि तुम्हें अरेंज करना है कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हुए ऑर्डर में तुम्हें इंक्रीज करना, इसको अरेंज करना है। मतलब देखो, पहले तो कंपाउंड बनाते हैं कि कंपाउंड क्या क्या है हमारे पास में। तो पहला जो कंपाउंड उसने दे रखा है वो दे रखा है ब्रोमोमीथेन, अगला दे रखा है ब्रोमोफॉर्म, फिर दे रखा है क्लोरोमीथेन, और फिर उसके बाद में दे रखा है हमें क्या कहते हैं, डायब्रोमोमीथेन, ठीक है। तो एक एक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले मैंने बनाना है ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। मैं पहले बनाता हूँ ब्रोमोमीथेन, ठीक है। तो देखो ब्रोमोमीथेन कैसा दिखेगा, CH3Br, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। अगला जो है वो क्या होता है, वो होता है ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, ठीक है ना, ये ब्रोमोफॉर्म होता है। थर्ड देखते हैं कौन सा है। थर्ड उसने बोला है क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन कौन सा होता है, क्लोरोमीथेन होगा CH3Cl, ठीक है। ये बन गया क्लोरोमीथेन। जैसे तुम्हें ब्रोमोमीथेन बनाया था वैसे क्लोरोमीथेन हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ वाला जो बचा है वो क्या है, डायब्रोमोमीथेन, ठीक है। डायब्रोमोमीथेन कैसा हो जाएगा, CH2Br2, ठीक है। अब तुम्हें बोला है कि भाई इसको ना तुम अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। देखो बड़ा ही आसान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तुम जानते हो कि भैया आएगा CHBr3 का, ब्रोमोफॉर्म का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 Br हैं, 3 Br हैं, तो इसका मास क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। तो तुम जानते हो कि भैया CHBr3, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन सब के अंदर। क्यों, क्योंकि बाकी सब के अंदर देखो हेलोजन एटम क्या हो रहे हैं, इसमें एक ही है, इसमें 2 ही है, और इसमें तो क्लोरीन है। क्लोरीन का तो मास ब्रोमीन से पहले ही कम होता है, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना 3 ब्रोमीन आइटम है तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। फिर कौन आएगा, ये वाला 2 ब्रोमीन आइटम है, 2 ब्रोमीन आइटम है तो इसका क्या बनेगा, CH2Br2 आएगा। उसके बाद में आएगा तुम्हारे पास में CH3Br और लास्ट में आएगा CH3Cl। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्यों आया, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर मास निकालो और आंसर पाओ। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाते हैं तो एसोसिएशन बढ़ जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं कि सेकंड वाला क्या कहता है। सेकंड वाला कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास में सबसे पहले है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनाओ पहले। तो क्या होता है, प्रोपेन बनाया और 1 पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अगला उसने बोला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसा दिखेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ऐसा बनेगा और यहाँ पे Cl। मैंने तुम्हें बता रखा है कि आइसोप्रोपाइल कैसा दिखता है, ये वाई शेप, मतलब ऐसा शेप दिखेगा तुम्हें। ठीक है ना, टर्मिनल पे, तो वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में 1 क्लोरोब्यूटेन। कौन आता है, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन कैसा होगा, देखो ये आ गया तुम्हारे पास ब्यूटेन और इस पर लगाया तुमने क्लोरो। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया भाई बताओ इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। देखो अब ध्यान से समझना, देखो ये जो 1 क्लोरोब्यूटेन है ना, इसमें कितने 4 कार्बन एटम है। ठीक है ना, हेलोजन तो क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया, हेलोजन को फिक्स कर दिया, इस बार एल्काइल ग्रुप को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है, इसके अंदर है तुम्हारे पास 4 कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो पहले कौन आएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे ज़्यादा आएगा। अब तुम देखो इन दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड को, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ब्रांचिंग दिख रही होगी कि भैया इसमें है ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग बढ़ रही है। ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बताओ सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, है कि नहीं। अरे सरफेस एरिया घट गया तो इंटरेक्शन घट जाएंगे, इंटरेक्शन घट जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन के बाद में आएगा हमारे पास में 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन और लास्ट में हमारे पास कौन आएगा भैया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल और क्लोराइड। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को तुम 2 क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तुम इतना तो जानते ही हो। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन का, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास में 1 क्लोरोप्रोपेन, क्यों, क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन के अंदर तुम्हारा जो सरफेस एरिया है वो क्या है, रिलेटिवली ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एसोसिएशन ज़्यादा होगा, एसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट है ना समझ में आ गया हो। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है ये बड़ा आसान होता है, 2-4 चीज़ें अगर तुम्हें पता है तो तुम सारे क्वेश्चन जो है इसके लगा लोगे, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं आएगी। ठीक है ना, कंपैरिजन करवा सकता है वो क्वेश्चन तुम्हें, अब यही क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछ सकता है वो। ठीक है ना, इसी में खेलता रहेगा, या तो एल्काइल ग्रुप को चेंज कर देगा, एल्काइल ग्रुप को चेंज करेगा तो हेलोजन फिक्स कर देगा, और हेलोजन को चेंज करेगा तो एल्काइल ग्रुप को फिक्स कर देगा। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को फिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखता रहेगा। अब देखो यहाँ तक का एक अलग पोर्शन था, तो आगे ना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है ना, केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इन सब के बारे में हम बातें करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहो यार, है ना, यूज़फुल रहे, आपको लगे कि हाँ यार हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, अगर आपको लगता है ना कि हाँ आप जेन्युइनली अच्छा सीख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है सीख करके, तो आप प्लीज़ इसको शेयर जरूर करो एक बार ना लोगों के साथ में, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे ये चीज़ उतनी अच्छी रहेगी, है ना, सबके काम आएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखना क्या बनता है।